बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिसाइफर और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बासित। पिछले माह भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिका का सरकारी दौरा किया और दौरा कामयाब रहा और दौरे के अख्ताम पे एक मुश्तरका एलामिया भी इशू हुआ और एलामिया भी बड़ा तवील सा है और लेकिन एक पैराग्राफ जो पाकिस्तान की तवज्जो का मरकज़ बना रहा वो पाकिस्तान से ही मुताल्लिक़ है। ये पैराग्राफ 32 है इस मुश्तरका एलामिया का और इसमें जब भारत और अमेरिका दहशत गर्दी की बात करते हैं तो तब इस पैराग्राफ में सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान का जिक्र भी होता है। इसमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात भी है, इसमें जो तंजीमें हैं दहशत गर्दी की दाइश से लेकर जैश ए मोहम्मद तक उनका भी जिक्र है, बल्कि हिज़्ब मुजाहिदीन का भी जिक्र है जो कि कश्मीरी ऑर्गेनाइजेशन है या थी। उसके अलावा इसमें दो बातें मज़ीद की गई हैं और पाकिस्तान से जहां क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ख़ात्मे की पे इंसिस्ट किया गया है वहाँ ये भी कहा गया कि पाकिस्तान को मुंबई अटैक ट्रायल जो पाकिस्तान में पिछले कई सालों से चल रहा है उसको उसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाए और फिर जो पठानकोट वाक़या जिन्होंने किया उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए और उन पर भी मुकदमा होना चाहिए। आज का जो शो है नाज़रीन, मैं चाहता हूँ कि ज़रा तफसीलन गुफ्तगू आपसे करूँ। एक तो मुंबई अटैक ट्रायल की क्या उसके क्या हक़ाइक़ हैं और फिर पठानकोट पे जो कुछ हुआ उस पे भी मैं आपको थोड़ा जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ताकि चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव में रख कर हम देख सकें। ये कहना तो बहुत आसान है कि जी अभी तक मुंबई अटैक ट्रायल मुकदमा जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ और पाकिस्तान का सारा कसूर है और इस तरह पठानकोट के हवाले से बहुत सी बातें की जाती हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज इन दो इशू से बात करूं, फिर अगर हमारे पास वक्त बच गया तो आखिर में हम यूरोपियन यूनियन जो पार्लियामेंट ने एक करारदाद पास की है जो भारत में मणिपुर में जो इस वक्त वायलेंस हो रहा है उस पर भी हम थोड़ी बहुत बात करेंगे, क्योंकि जो भारत का रिएक्शन हमने देखा वो किसी तौर भी मुनासिब नहीं था। तो आइए आज का प्रोग्राम हम थोड़ा सा शुरू करते हैं मुंबई अटैक ट्रायल से। मुंबई अटैक आप सब जानते हैं 26 नवंबर 2008 को हुआ और उस वक्त हमारे ये वाक़या हुआ मुंबई में तो हमारे वज़ीर ख़ारजा जो उस वक्त थे शाह महमूद कुरैशी साहब वो भारत के दौरे पे थे। बहरहाल ये वाक़या हुआ तो उनको दौरा अपना मुख्तसर करना पड़ा, पाकिस्तान आना पड़ा। इसी दौरान हमारे उस वक्त के वज़ीर आज़म गिलानी साहब यूसुफ गिलानी साहब उन्होंने भारत को एक ऑप्शन एक कहा कि जी हम अपना जो हमारे डीजी हैं ISI के उनको हम भिजवा देते हैं ताकि वो आपके साथ मिलकर इन सारे मामलात की तहकीकात करें। भारत ने उस पर कोई ख़ास रिस्पॉन्ड नहीं दिया, फिर कुछ हम भी थोड़ा सा पीछे हट गए तो भारत विजिट तो नहीं हो सका, लेकिन भारत ने बड़ा प्रेशर बिल्ड किया पाकिस्तान के ऊपर और हमने फिर यहाँ 7 अफराद को भी गिरफ़्तार किया और उस वक्त से लेकर अब तक ये मुकदमा चल रहा है। अब सोचने की बात यह है कि तकरीबन 15 साल गुजर गए हैं तो मुकदमा क्यों अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच रहा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट में जो कि 18 फरवरी 2007 को हुआ था, भारत में मुकदमा चला, जो भारत ने गिरफ्तार किए थे लोग या एक्यूज थे वो सब रिहा हो गए और वो मामला ख़त्म हो गया। पाकिस्तान में हमने एक्चुअली शुरू से इस पूरे मामले को ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया, मैं समझता हूँ। और फिर भारत की अपनी चालाकियाँ भी थीं, हम शायद समझ नहीं पाए या हम सही डील नहीं कर पाए, लेकिन इससे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका सारा जो मैं समझता हूँ कि अगर किसी को इल्ज़ाम देना भी है तो भारत को देना चाहिए। आप यूँ देखिए कि 2008 में ये वाक़या होता है नवंबर में और हम क्योंकि ये जो क्राइम सीन है ये भारत में है और ट्रायल पाकिस्तान में चल रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल ट्रायल होगा। भारत ने तो पहले ये इनकार कर दिया कि वो किसी भारतीय बाशिंदे को पाकिस्तान नहीं भिजवाएगा। जो हमारा यहाँ अदालत में होता है कि जो गवाह होते हैं वो आते हैं अदालत के सामने पेश होते हैं, अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हैं, सो ऑन एंड सो, और फिर उन पर जरा भी होती है, क्रॉस एग्जामिनेशन भी होती है, ये भी एक अदालत की कार्रवाई का हिस्सा होता है। तो भारत ने तो पहले ये इनकार कर दिया कि किसी को हम पाकिस्तान नहीं आने देंगे। उसका एक रास्ता निकाला गया कि एक जुडिशल कमीशन पाकिस्तान तश्कील दे और वो भारत आए और जो भी गवाहान हैं उनके साथ वो बैठे
और उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करे। तो पहला जो हमारा जो जॉइंट जुडिशल कमीशन जो पहला भारत आया, उसने विजिट किया, वो मार्च 2012 में कहीं आकर हुआ, जो कि तकरीबन आप कह सकते हैं कि 3 साल के अरसा गुजर जाने के बाद इस जुडिशल कमीशन को मौका मिला कि वो भारत आए और कुछ लोगों को इंटरव्यू करे। अच्छा, जब ये जुडिशल कमीशन आया भारत, तो इस जुडिशल कमीशन को ये इख्तियार नहीं था कि वो जो विटनेसेस हैं उनको क्रॉस एग्जामिन कर सके। उनका सिर्फ यही था कि बस वो अपनी बात करेंगे, ये रिकॉर्ड करेंगे और बात ख़त्म। कोई क्रॉस एग्जामिनेशन इन्वॉल्व नहीं थी। तो भारत उन्होंने कुछ लोगों के बयानात रिकॉर्ड कर दिए और फिर दूसरा विजिट भी होना था, जो कि फिर सितंबर 2013 में कहीं जाकर हुआ, तकरीबन 1.5 साल के अरसे के बाद। इस दौरान एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, वो ये कि जो लोन सर्वाइवर था, भारत के बकौल 10 दहशतगर्द थे, जिनमें से 9 मारे गए थे और एक दहशतगर्द अजमल कसाब को भारत ने गिरफ्तार कर लिया था। अब भारत ने बड़े कमाल से उस पे मुकदमा चलाया और 21 नवंबर 2012 को पुणे में उसको फांसी पे लगा दिया। और ये मौका जो पाकिस्तान जुडिशल कमीशन को मिल सकता था कि वो अजमल कसाब को भी उसको भी क्रॉस एग्जामिन करते, उसकी भी स्टेटमेंट लेते, वो मौका ही नहीं दिया भारत ने। चलिए, यहाँ तक भी बात भारत की हम समझ पाते ही हैं, लेकिन क्वेश्चन असल में यही है कि भारत क्यों इसमें जो है पाकिस्तान से कोऑपरेट नहीं कर रहा। अभी भी आप देखिए, मुझे याद पड़ता है कि सितंबर 2015 में हमने ख़त भारत को लिखा था और कहा था कि जी हमने तकरीबन 26 मज़ीद जो विटनेसेस हैं उनके हमें चाहिए कि वो पाकिस्तान आएँ और अपने बयानात यहाँ रिकॉर्ड करवाएं। और साथ साथ जो भारत के बकौल जो चीज़ें इस्तेमाल हुई, मिसाल के तौर पर कश्ती थी, बोट थी, या और भी जो चीज़ें मटेरियल जो इस्तेमाल हुआ, जो दहशतगर्दों ने किया, या कोई गन हो या कोई पिस्टल हो, कोई भी चीज़ हो, वो हमारे साथ दें ताकि हम वो शवाहिद के तौर पे कोर्ट में पेश कर सकें। तो भारत ने पूरा 1 साल लिया उस ख़त का जवाब देने में। हमने सितंबर 2015 को ये ख़त लिखा भारत को और भारत ने उसका जवाब दिया सितंबर 2016 में। और फिर वही कहानी दोहराई कि जी हम विटनेसेस हम नहीं भिजवा सकते और पाकिस्तान जुडिशल कमीशन भिजवाए। और बहरहाल वो भी अभी तक ये मामला तय नहीं हुआ कि पाकिस्तान जुडिशल कमीशन जाएगा तो कब जाएगा, उसका मैंडेट क्या होगा, वो किन किन लोगों को वो इंटरव्यू कर पाएगा। क्योंकि भारत तो चाहेगा कि बड़ा वीक टर्म्स ऑफ रेफरेंस हो और ये जुडिशल कमीशन चला जाए ताकि कार्रवाई पूरी हो जाए और दुनिया को बता सके कि देखिए जी हमने तो जुडिशल कमीशन को फैसिलिटेट भी किया, लेकिन पाकिस्तान दिलचस्पी नहीं रखता ये सारे मुकदमों को उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में। दूसरी तरफ भारत ये इंसिस्ट भी करता है कि जो है दाऊद गिलानी साहब जिन पे इसी हवाले से एक मुकदमा अमेरिका में चला, जो कि और उनका जो वहाँ पे नाम है डेविड कोलमन है, डेविड हेडले, तो उनको वहाँ पे 30-35 साल की सज़ा भी हुई। तो भारत का ये कहना है कि जी पाकिस्तान को चाहिए कि उनका भी जो रिकॉर्डेड बयान है वो भी अदालत की कार्रवाई में शामिल करे। अब पाकिस्तान को इस पे कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि जो दाऊद गिलानी साहब हैं उनका जो रिकॉर्ड है वो कितना अच्छा नहीं है। वो मनशियात में भी मुलव्वस रहे हैं और बड़े एक जाने पहचाने क्रिमिनल हैं। तो अब उनकी टेस्टिमनी की क्या अहमियत होती है किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में, वो एक अलग बहस है। लेकिन बहरहाल हमें उस पर कोई इत्मीनान नहीं है उस चीज़ पे कि हम उसकी टेस्टिमनी को अदालत की कार्रवाई का हिस्सा बनाएं। तो अब देखना ये है कि मेरी कोई असेसमेंट ये रही है कि भारत नहीं चाहता कि ये जो मुकदमा है ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचे, और उसकी बड़ी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि ये भारत के इंटरेस्ट में नहीं है। भारत के इंटरेस्ट में यही है कि ये इसी तरह चलता रहे मामला
और पाकिस्तान को हैमर करने के लिए एक टॉकिंग पॉइंट भारत को मिला हुआ है। और असल हकीकत यही है कि भारत चाहता ही नहीं कि ये मामला आगे चले। अगर भारत चाहता तो हमारे साथ ताउन करता, पूरा पूरा ताउन होता। और फिर मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान और भारत ने 2006 में एक जॉइंट एंटी टेररिज्म मैकेनिज़्म एक तश्कील दिया था। भारत उसको भी इन्वोक नहीं करना चाहता, उसको भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता। एक दो मुलाकातें उसकी हुई, लेकिन उसके बाद वो भी अब एक लिहाज से आप उसको समझिए कि वो मैकेनिज़्म ख़त्म ही हो चुका है। तो असल जो मामला है इस स्टेटमेंट में मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि उस मुंबई अटैक में 6 अमरीकी भी जहाँ भाग हुए थे, तो अमेरिका का एक इंटरेस्ट तो वाज़े है। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका ने क्या कभी भारत से पूछा है कि आप पे जो जिम्मेदारियाँ आपने वो पूरी की हैं मुकदमे को लेकर, और आपका क्या रवैया रहा है पिछले 15 सालों में। हमें तो कोई नज़र नहीं आता कि भारत ने वाकई कोई ताउन पाकिस्तान के साथ इस ज़िम्न ने किया हो, बल्कि उसने कोशिश यही की है कि पाकिस्तान इस सारे मुकदमे में रुकावटें क्रिएट की जाएं ताकि मुकदमा आगे ना चल सके। अब पाकिस्तान देखिए, हमने भी जो 7 लोगों को पकड़ा हुआ है, गिरफ्तार है, अब वो भी उन पे भी कोई बात आगे बढ़ नहीं रही। अब वो किस गुनाह की पादाश में अंदर हैं, गिरफ्तार हैं, ये भी आप सोचने समझने की बात है। और अगर भारत हमसे ताउन नहीं करेगा तो क्या ये जो सारी ज़िंदगी इसी तरह जेल के पीछे रहेंगे। मैं उनकी ये नहीं कह रहा कि आप उनको छोड़ दीजिए, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमें भी भारत पे एक प्रेशर तो बिल्ड करना चाहिए। और ये प्रेशर तभी बिल्ड होगा जब हम एपोलोजेटिक होने की बजाय तमाम चीज़ें सामने रखेंगे दुनिया भर के। अब मुझे नहीं मालूम कि इस दौरे से पहले क्या पाकिस्तान ने कोई सफारतकारी की, क्या अमेरिका को इस्लामाबाद में या वाशिंगटन डीसी में जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे ख़दशात हैं, चाहे मुंबई अटैक ट्रायल के हवाले से हों या पठानकोट के हमले के हवाले से हों, क्या हमने कोई बातचीत की है अमेरिका से? क्योंकि ये जो स्टेटमेंट आई है ये तो काफ़ी सख्त सी स्टेटमेंट है, और ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि दहशतगर्दी पे जो एक पैराग्राफ है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान का नाम है। मुझे नहीं समझ में आता कि हमने, चलिए ये कोई पहली दफ़ा भी नहीं है, मान सकता हूँ इससे पहले भी जो स्टेटमेंट्स आई हैं भारत और अमेरिका के दरमियान, तो उसमें इसी किस्म की मोर और लेस लैंग्वेज है। लेकिन इस दफ़े काफ़ी डिटेल्ड ये पैराग्राफ है, तो इसलिए हमें थोड़ा बहुत इस सारे मामले को रिविज़िट तो करना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। और ये मुंबई अटैक जो ट्रायल है, क्या ये इस तरह ही चलता रहेगा? क्या हम किसी इसको, अगर भारत हमसे कोऑपरेट नहीं करता तो हमें फिर कुछ सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि देखिए ना, जो लोन, जिस मैंने पहले कहा, जो वाहिद दहशतगर्द अगर आप कह लें अजमल कसाब वो बच गया था, तो भारत ने उसके साथ उसको हैंग करके एक्सिक्यूट करके जो वाहिद एक दहशतगर्द था उसके साथ भी वो या तो पेश हो जाता हमारी अदालत में, तो दूध का दूध पानी का पानी भी हो सकता था, चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाती। लेकिन भारत ने उसको भी हैंग करके तमाम जो है एक लिहाज से अदालत को या प्रोसिक्यूशन को कमज़ोर ही कर दिया, और वो सही केस अब शायद नहीं बना सकते। और फिर भारत जो भी अशिया, जो चीज़ें इस्तेमाल हुई इस दहशतगर्दी में, वो भी भारत हमारे साथ शेयर नहीं कर रहा। तो भारत से हम क्या तवक्कुआत रखें? और तो बस यही है कि अब थोड़ा सा हमें अपनी जो है इस एपोलोजेटिक जो माइंडसेट है इससे निकलना पड़ेगा, और भारत और दुनिया को बताना पड़ेगा कि भारत हमारे साथ क्या कर रहा है। पाकिस्तान तो इंटरेस्टेड है, दिलचस्पी रखता है कि सारे मुकदमे के ट्रायल को ख़त्म करे, और अगर जो हमने 7 अशख़ास को गिरफ़्तार किया हुआ है, अगर उन्होंने वाकई ये काम किया है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, इसमें तो कोई दो आरा नहीं है। लेकिन एक बड़ी मैं समझता हूँ कि अहम बात ये भी है कि बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये मुंबई जो अटैक हुआ था ये भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, बल्कि इसके इस ज़िम्न में एक बड़ी ज़ख़ीम किताब भी शाये हुई है, द बिट्रेयल ऑफ इंडिया।
ये द बिट्रेयल ऑफ इंडिया मैंने नहीं लिखी या किसी पाकिस्तानी ने नहीं लिखी, ये एक जर्मन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं एलियस डेविडसन, उनकी ये किताब है। और अगर इस किताब को पढ़िए तो उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से पूरा एक ट्रेस किया है इस सारे वाक़े को, और उसमें उन्होंने इन खदशात का इजहार किया है कि जो हक़ाइक़ उनके सामने आए हैं उससे ये ये आप बिल्कुल रद्द नहीं कर सकते कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, क्योंकि इसका जो फ़ायदा है इवेंचुअली वो तो भारत ही को हुआ। और किस बहुत सी डायमेंशंस हैं इसके, ख़ास तौर पे कश्मीर को लेकर और फिर पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रखना, ये भारत की स्ट्रेटजी का हिस्सा था जिसमें उसको बहुत हद तक कामयाबी मिली। तो ये किताब भी अगर आपको मार्केट में अवेलेबल है पाकिस्तान में, ये ज़रूर पढ़िए तो आपको अंदाज़ा होगा कि भारत ने ये क्यों इसको मतलब हम ये रद्द नहीं कर सकते कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हो सकता था या है। तो इस वजह से भारत शायद ताउन करने में घबराता भी है, जो हक़ाइक़ हैं सारे वो सामने भी लेकर नहीं आना चाहता कि कहीं और ये मज़ीद जो पर्दे उठ ना जाएँ सारी कहानी से। तो बहुत से ऐसे ग्रे एरियाज़ हैं जिसमें अभी तक भारत इज़ नॉट कमिंग क्लीन। मेरा ख्याल तो यही है कि भारत को अब थोड़ा बहुत हमें अपनी जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया सफारतकारी को रैंप अप करना पड़ेगा ताकि थोड़ा सा हम अपना जो हमारा नुक्ता नज़र है वो दुनिया के सामने हम सही अंदाज से पेश कर सकें। अब जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं उससे बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बिल्कुल एक सही तासुर मिला होगा कि कहाँ कहाँ पाकिस्तान से गलतियाँ हुई, लेकिन कहाँ कहाँ भारत ने भी जो है हमसे सही मानों में ताउन नहीं किया। और अब देखना यही है कि मामलात किस तरह आगे चलते हैं, क्योंकि ये एक सीरियस इशू है और पाकिस्तान यकीनन चाहता है कि इस पे जिस कदर जल्द हो हम इस मुकदमे को ख़त्म करें और ये एक मुस्तकिल ये हमारे साथ ना जुड़ा रहे ये मुकदमा। एक मुख्तसर सा वक़फ़ा लेते हैं नाज़रीन और फिर आकर ज़रा पठानकोट की बात करते हैं। उस हवाले से भी कुछ मेरे पास इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, थोड़ी सी बात कर लेते हैं पठानकोट के वाक़े की। पठानकोट 2 जनवरी 2016 को होता है और ये एयर बेस है, एयर फोर्स बेस भारत का। और भारत की कहानी के मुताबिक 6 पाकिस्तानी बकौल उनके दहशतगर्द आते हैं और पठान एयरफोर्स बेस पे हमला करते हैं और बहुत तबाही मचाते हैं। अब कहानी कुछ ये है कि जो ही ये वाक़या होता है तो उस वक्त जो हम भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल साहब, वो हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ उनके साथ वो राब्ता कायम करते हैं और कहते हैं कि जी ये पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। और उसके बाद हमारे उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब 5 जनवरी को जाते हैं कोलंबो श्रीलंका और वहाँ से वो टेलीफ़ोन करते हैं भारत के वज़ीर आज़म को और यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान भरपूर तरीके से ताउन करेगा और जिसने भी ये दहशतगर्दी की कार्रवाई की है उनको हम करार वाकई सज़ा देंगे। और 3 दिन के अंदर 2 जनवरी को ये वाक़या होता है और 3 दिन के अंदर भारत हमारे साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता है कि जी ये लोग हैं और ये सबूत हैं, ये शवाहिद हैं और इन पे आप कार्रवाई करें। तो वो जैश-ए मोहम्मद को इसका कहते हैं कि जैश-ए मोहम्मद ने ये कार्रवाई की है। अब कोई पूछे कि ये इतना सीरियस वाक़या होता है और 3 दिन के अंदर हमारे साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर भी हो जाती है, कुछ तो वक्त लगना चाहिए ना। लेकिन बहरहाल 3 दिन के अंदर होती है और फिर हमारे वज़ीर आज़म साहब को ना जाने क्यों जल्दी थी। पहले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जल्दी में कह दिया कि हम अपने ISI का डेलीगेशन भिजवाने के लिए तैयार हैं मुंबई के वाक़े के बाद। तो पठानकोट में भी हमने फ़ौरन कॉल किया। 5 जनवरी को हमारे वज़ीर आज़म मोदी साहब के साथ बात करते हैं, उनको यकीन दिलाते हैं। अब क्या ज़रूरत थी इस कॉल की मुझे नहीं इल्म, क्योंकि अगर कॉल करनी ही थी तो पाकिस्तान से कर लेते, कोलंबो में जाकर करने की क्या ज़रूरत थी। ये भी मेरे लिए एक थोड़ी परेशान कुन सी बात है। चलिए आपने कॉल भी कर ली तो उसके बाद फिर
न जाने क्यों हमें जल्दी होती है कि हम 19 फरवरी को एक FIR दर्ज कर देते हैं उन लोगों के ख़िलाफ़ जिसकी इनिशियल इंफॉर्मेशन हमें मिलती है भारत से। तो उनके ख़िलाफ़ यहाँ गुजरांवाला में देखिए ये चीज़ें इतनी आसानी से इनको आप सरफ नज़र नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप FIR काटते हैं, इस किस्म के इक़दाम लेते हैं, तो आप इम्प्लिसिटली पहली बात तो ये तस्लीम कर रहे हैं, एक लिहाज से आप कहते नहीं हैं लेकिन आप ये तस्लीम ज़रूर कर रहे हैं कि वाक़या पाकिस्तान से ही हुआ है, यहीं से लोग गए थे और जिन्होंने करवाया है। इसलिए इन मामलात में बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है जो शायद हमने नहीं की। अच्छा, उसके बाद फिर हम इस बात पे भी एग्री कर जाते हैं भारत के साथ कि जी हम एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भिजवाएंगे भारत, और वो जाके जो एयरफोर्स बेस है उसका भी मुआयना करेगा और कुछ लोगों से भी मिलेगा। मैं उस वक्त चूँकि हाई कमिश्नर था तो मैंने यही राय दी अपनी कि आप जल्दबाजी न करें। पहले तो मैंने FIR के ख़िलाफ़ भी कहा कि FIR नहीं काटनी चाहिए हमें, क्योंकि अगर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम आ रही है भारत तो वो उनको आने दें, वो अपना काम मुकम्मल करके वापस जाएं, तो फिर शायद हमारे पास कुछ FIR में कहने को होगा। अदरवाइज़ इस वक्त तो FIR, और फिर मेरा ये भी कहना था कि अगर SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम आती भी है भारत तो कम से कम ये ज़रूर करें कि जो उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस हो वो बड़ा मजबूत होना चाहिए। ये ना हो कि वो जिस तरह मुंबई अटैक के बाद हमारा पाकिस्तान जुडिशल कमीशन आया और यहाँ वो कोई ख़ास काम नहीं कर सका और एक खानापुरी के तौर पे आ गया और भारत ने उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। तो ये मामला पठानकोट के साथ भी कहीं ना हो कि हमारी SIT आए यहाँ पे और वो खानापुरी हो जाए और भारत कहे कि देखिए हमने तो पूरा आपके साथ कोऑपरेट किया, आपकी टीम को भी आने दिया। अच्छा, हुआ क्या कि एक जो मैंडेट दिया गया था वो इतना कमज़ोर था कि आप यकीन नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर जो मेन किरदार था, मरकज़ी किरदार इस सारे वाक़े, वो था एक SP था भारत का, सिलविंदर सिंह, तो जिसने ये क्लेम किया था कि ये 6 दहशतगर्द आए, मैं गाड़ी में जा रहा था तो इन्होंने मेरी गाड़ी को रोका, मेरे साथ मेरा कुक था और मेरा एक दोस्त था, तो हमें गाड़ी से निकाला और हमारी गाड़ी लेकर ये फिर पठानकोट एयरफोर्स बेस पे गए। अब हमारी टीम आ रही है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, लेकिन भारत की जो हुकूमत है वो हमें इन तीनों बंदों से मिलने नहीं दे रही। ना सिलविंदर सिंह से मुलाकात दे रहे हैं, ना उनके कुक से, ना उनके दोस्त से। तो ये क्या, हम किस तरह किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि क्या हुआ? तो पहले तो आप ये देखिए, फिर जब एयरफोर्स बेस पे वो गए पठानकोट तो उसमें भी बहुत सी पाबंदियां थी, फुल एक्सेस नहीं था, बहुत लिमिटेड एक्सेस हमारी टीम को दिया। और जब फिर टीम ये न्यू दिल्ली आई तो मैंने उससे पूछा कि भाई कैसे हुआ मामला, तो बड़े एक लिहाज से नाराज़ थे कि जी कोई काम की बात नहीं हुई और ये वैसे ही एक फजूल सा हमारा विज़िट था। ना तो हमें इंटरव्यू करने दिया गया, ना क्रॉस एग्जामिन करने दिया गया लोगों को, और ना हमें फुल एक्सेस दी गई एयरफोर्स बेस पे। तो ये टीम, हमने ये जल्दबाजी में ये काम भी किया। उसके बाद एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई दोस्तों कि पठानकोट 2 जनवरी को होता है और हमारे उस वक्त के जो भारत के फॉरेन सेक्रेटरी थे, जो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा करना था 15 जनवरी को। अब ऑब्वियसली इस वाक़े की फ़ौरन बाद तो ये विज़िट नहीं मुमकिन था, तो वो नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद भारत ले तो लाल से काम लेता रहा, वो विज़िट कभी भी नहीं हुआ फिर। लेकिन मीनवाइल एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई कि हमने यहाँ इस्लामाबाद में इनफॉर्मली भारत के साथ कमिट कर लिया कि हमारी जब टीम चली जाएगी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, तो उनको वापस आने दें, तो फिर हम ये करेंगे कि भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की एक डेलीगेशन पाकिस्तान आ सकता है। ये एक इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग जो हमें मालूम हुआ, भारत के मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट किया, और कि ये एक इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग थी। मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है, लेकिन भारत ने इसको हमारे साथ ऑफिशियली टेकअप किया
कि भाई आपने एक कमिटमेंट दी थी तो अब हमारा डेलीगेशन कब आए। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आपकी डेलीगेशन क्यों जाए, क्योंकि देखिए इन मामलात में तो कोई रेसिप्रोसिटी ज़रूरी नहीं होती, इन मामलात में तो कोऑपरेशन ज़रूरी होता है। तो आपकी टीम वहाँ जाकर क्या करेगी? उन्होंने कहा कि जो हम लोगों ने FIR काटी है, जो लोग जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक़ रखते हैं उनको इंटरव्यू करेंगे। हमने कहा उसका क्या फ़ायदा होगा आपको इंटरव्यू करने का, मुकदमा तो बहरहाल पाकिस्तान में ही चलना है अगर चलना है तो। लेकिन ये मामला भी वहाँ ज़ेर बहस आए। तो पाकिस्तान ने शुरू हुई से मैं समझता हूँ कि गलत हमने कदम उठाया। हमने फौरी तौर पे भारत की हर बात ही मान ली और कोई शवाहिद ही मौजूद नहीं हैं। आप एक उनके जो उनकी जो एक स्टोरी है, नैरेटिव बिल्ड करना चाहते हैं, उसी पे हम इक़दामात लेते रहे। पहले हमारे वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी दिलाई भारत के वज़ीर आज़म को, उसके बाद फिर हमने FIR भी कटवा दी, फिर उसके बाद जल्दबाजी में हमने अपनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी भिजवा दी भारत। तो आप देख सकते हैं कि भारत ने किस तरह एक लिहाज से हमें उसमें सारे मामले में घेरा कि जी वज़ीर आज़म मोदी तो गए थे 25 दिसंबर को, वज़ीर आज़म जो उस वक्त हमारे थे उनकी नवासी की शादी में शिरकत के लिए, और हफ्ते के बाद देखिए ये वाक़या पठानकोट पे हो जाता है और ये 2 हफ्ते पहले हो जाता है जबकि भारत के सेक्रेटरी ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पे आने वाले थे। तो भारत ने एक नैरेटिव क्रिएट किया हुआ है कि जब भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामलात आगे चलते हैं तो पाकिस्तान की जानिब से कोई ऐसा वाक़या हो जाता है जिससे मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ पाते। अब कुछ लोगों का ख्याल ये भी है कि सारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस भी हैं, क्योंकि भारत चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान के साथ कोई संजीदा मुज़ाकरात का सिलसिला चले, कश्मीर पे कोई बात हो। भारत चाहता है कि फोकस सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी पे रहे ताकि पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रख सके। दहशतगर्दी का जहाँ तक ताल्लुकात है, पाकिस्तान की बेशुमार खदशात मौजूद हैं। हम भी चाहते हैं कि भारत के साथ ये तमाम मामला डिस्कस करें, लेकिन भारत सिर्फ और सिर्फ जो इश्यूज़ पाकिस्तान को प्रेशर में रखने वाले हैं उन पे बातचीत करना चाहता है, उन पे सिर्फ बातचीत भी करना चाहता है डिलेइंग टैक्टिक्स के हवाले से। कोई दिलचस्पी नहीं है कि मामलात किसी तौर अपने अंजाम को पहुँचें। दिलचस्पी सिर्फ इस अमर में है कि किसी तरह पाकिस्तान प्रेशर में रहे और दुनिया भर में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही नैरेटिव बनता फिरे कि जी पाकिस्तान अभी तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में इन्वॉल्व है, अभी तक जो दहशतगर्द हैं वो फ्रीली पाकिस्तान में घूम फिर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मेरा जो इस वक्त मेरी जो कंटेंशन है, भारत तो ये चालें चलता रहा है और चलता रहेगा, आगे भी आप इस किस्म की चीज़ें देख सकते हैं। मामला ये है कि हम खुद भी एक लिहाज से बड़ी लूज बॉल्स खेलते हैं और फिर तवक्को ये रखते हैं कि दुनिया हमारे साथ खड़ी हो। इस तरह मामलात आगे नहीं चलते। हमें जो है अगर खुदा न खास्ता इस किस्म के वाक़यात हो जाते हैं और इसमें भी एक एलिमेंट रहना चाहिए हमारे जहनों में कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस भी हो सकते हैं। और जिस तरह मैंने आपको पिछले सेगमेंट में बताया, ये इलियस डेविडसन की जो किताब है इसमें बड़े वाज़ेह तौर पे मुंबई अटैक को भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ये कहा नहीं जा सकता कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं था। तो हमें थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि एहतियात हमारे लिए बड़ी लाजिम है, क्योंकि हमारे यहाँ ये एक है कि हम फौरी तौर पे जो है ओब्लाइज करना शुरू कर देते हैं, अपनी सिंसेरिटी दिखाना शुरू कर देते हैं। सफारतकारी में, इंटरनेशनल रिलेशंस में ये बातें नहीं चलती। ठीक है, रेटरिक की हद तक तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जब एक्चुअल चीज़ें होती हैं उनमें हक़ाइक़ की बुनियाद पे चीज़ें होती हैं। किस तरह हमने FIR काटी, क्या शवाहिद हमें दिए गए, इसके बारे में मुझे नहीं इल्म, लेकिन मुझे इतना ज़रूर मालूम है कुछ ना हमारे से शेयर किए गए और भारत की एप्रीहेंशंस थी कि जी ये लोग इन्वॉल्व थे। अब वो लोग इन्वॉल्व किस तरह हैं, क्यों हैं, इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। तो अगर हम इन चीज़ों की बुनियाद पे अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ जो है FIRs काटना शुरू कर देंगे तो इसका तो फिर कोई एंड ही नहीं है। तो मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ, पाकिस्तान, भारत तो जो करता है करता ही रहेगा, लेकिन पाकिस्तान में हमारे यहाँ एक रुझान से ये बन गया है कि बस जी हमने अब जो है हर वो काम करना है जिसमें भारत को हमने खुश करना है।
इस तरह मामलात आगे नहीं चलेंगे, क्योंकि ये सीरियस मामलात हैं। और यही जो हमने गलतियां की थी 2008 में और फिर 2016 में, आज भी हम उसी का खमियाजा भुगत रहे हैं। क्योंकि ये जो अमरीकी भारत ये जॉइंट स्टेटमेंट जो आई है, अगर आप इसका पैराग्राफ 32 पढ़ें तो ये बुनियादी तौर पे तो हमारी अपनी गलतियों की अक्कासी करती है, जो हमने मिस स्टेप्स लिए हैं हर जगह, चाहे वो मुंबई के बाद हों या पठानकोट के वाक़े के बाद हों। जो कुछ हमने किया है वो आज मुझे नहीं मालूम कि अब हम किस तरह इससे निकलेंगे, लेकिन कोशिश तो यही करनी चाहिए कि इन दोनों मामलात को, पठानकोट का देखिए तो अभी किस्सा शुरू ही नहीं हुआ, अभी कोई मुकदमा शुरू ही नहीं हुआ। ठीक है, हमने मौलाना मसूद अज़हर साहब को जो है वो रखा हुआ है प्रिवेंटिव कस्टडी में या कस्टडी में, जो भी है जहाँ भी हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि अब मुकदमा तो आगे चलना चाहिए ना। और मुकदमा कैसे चलेगा अगर भारत हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा? अगर भारत की जाने से कोऑपरेशन नहीं मिलेगा तो मुकदमा किस तरह आगे बढ़ सकता है? मैं तो ये समझने से कासिर हूँ। और भारत चाहता शायद यही है कि बस इस तरह ही मामलात रहें ताकि बातचीत भी ना हो, कश्मीर पे भी कोई बातचीत ना हो, मुज़ाकरात ना हो, और पाकिस्तान को दहशतगर्दी के मामले में ऑन द डिफेंसिव रखे। और यही भारत की स्ट्रेटजी है। और हम चाहते हुए ना चाहते हुए, समझते हुए ना समझते हुए भारत की इस डिप्लोमेसी का शिकार हो रहे हैं। कुछ हमने, इस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया, हमने ख़ुद में से स्टेप्स लिए और आज ये जो है जो नताइज हैं वो हमारे सामने हैं। और इस किस्म की स्टेटमेंट्स आती रहेंगी, क्योंकि हमारी सफारतकारी में वो जान ही नहीं रही। और ना हमने एक रिएक्शन दे दिया जब ये स्टेटमेंट आई, तो हमारे वज़ारत ख़ारजा ने एक स्टेटमेंट इशू कर दी और बुरा मतलब एक लिहाज से अपनी नाराज़गी का इजहार किया। चाहिए तो ये था कि आप दौरे से पहले अमेरिका से रुजू करते और उनको बताते कि हम ये तवक्को रखते हैं कि उस इलामे में ऐसी कोई बात नहीं होगी जो कि हक़ाइक़ से बहुत दूर होगी या हक़ाइक़ पे मबनी नहीं होगी। लेकिन ऐसा लगता है कि हुआ नहीं, और हमने भारत को छूट दे दी, उनके लिए सारा मैदान साफ़ कर दिया। अब इसी पैराग्राफ में FATF का जिक्र भी है, पाकिस्तान का जिक्र, FATF का। तो भारत ये कोशिश कर रहा होगा कि किसी तौर फिर पाकिस्तान को जो है FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल करवाया जाए। आप कुछ भी तवक्को रख सकते हैं भारत से। तो मेरा ख़्याल तो ये अभी हमारे यहाँ, चूँकि इस वक्त एक लिहाज से आप कह लीजिए कि सियासत में वो तयक्कुन की सूरत हाल नहीं है। ये अभी इलेक्शंस होंगे, उसके बाद देखते हैं केयर टेकर सेटअप किस तरह बनता है, क्या होता है, कितना आया, वो 60 दिन का होता है, 90 दिन का होता है, इससे भी बहस पाकिस्तान में चल रही है। तो हमारे अंदरूनी हालात भी शायद हमें इस तरह इजाज़त नहीं देते कि हम कोई एनर्जेटिक डिप्लोमेसी की तरफ जाएं, रोबस्ट डिप्लोमेसी की तरफ जाएं। तो ये वो हमारी लिमिटेशंस हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं जो हमारे आड़े आ जाती हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दो जो इश्यूज़ हैं इस पर पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। मुंबई का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो तो बड़ा क्लियर है, पठानकोट पे भी हमें थोड़ा अपना जो है जवाब ज़रा मजबूत किस्म का जवाब जो है तैयार रखना चाहिए और भारत को एक्सपोज करना चाहिए। हम भारत को एक्सपोज नहीं कर पाते, और जो भारत कर रहा है दहशतगर्दी, देखिए ना, कमांडर कुलभूषण जाधव को हमने पकड़ा मार्च 2016 में, बड़े बड़े हमने डॉसियर भी बनाए, यूनाइटेड नेशंस को भी पेश किए, लेकिन क्या हुआ, हम सस्टेन नहीं कर पाए। अब कोई बात नहीं करता, वो उधर भी हमने बहुत गलत चीज़ें की, उससे भी कभी बात मैं करूँगा। जो ICJ हम गए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, वो भी जाना नहीं बनता था। उधर भी बहुत सी गलतियाँ हमसे हुई, और कमांडर कुलभूषण जाधव का कोई जिक्र नहीं करता। अब बलूचिस्तान में पिछले हफ्ते जो कुछ हुआ और हमारे 9 नौजवान शहीद हुए, उनका कौन जवाब देगा? और किसी को कोई शक है कि भारत इन तमाम एक्टिविटीज़ को फ़ंड करता है, फाइनेंस करता है? जितनी भी बलूचिस्तान में प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कोई शक है इसमें? लेकिन हम अपना नैरेटिव नहीं बिल्ड कर पाए, और क्यों बिल्ड नहीं कर पाए, इसकी बहुत सी वजूहात हैं, और हमने उन वजूहात को पहले अंडरस्टैंड करना है
और फिर नैरेटिव बिल्डिंग एक दिन का काम नहीं होता कि आपने एक दिन स्टेटमेंट इशू कर दी तो बस नैरेटिव बन गया। ये एक प्रोसेस का नाम है और आप ब्रिक बाय ब्रिक इसको बिल्ड करते हैं। अदरवाइज़ तो एक दिन आप उठे, आपने एक स्टेटमेंट दी, फिर आप 2 हफ्ते सो गए, फिर ख्याल आया कि जी हाँ एक इशू चल रहा था कुलभूषण जाधव का, तो उस पर दोबारा एक स्टेटमेंट देनी चाहिए। इस तरह तो नैरेटिव बस हो गया फिर बिल्ड। इसलिए दुनिया आपकी बात पे उस तरह यकीन भी नहीं करती, क्योंकि आपकी बात में ना कंसिस्टेंसी है, ना एक सस्टेन तरीके से आप आगे चलते हैं। फिट्स एंड स्टार्ट्स में सफारतकारी नहीं होती, बड़ी मुआज़रत के साथ। अगर यही रवैये हमारे रहे तो फिर मज़ीद हमारे लिए इस किस्म की सफारती परेशानियां हो सकती हैं। और सच्ची बात तो यह है कि ये स्टेटमेंट देकर खुशी नहीं हुई, ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि हमने आगे आने वाले महीनों और सालों में अपनी सफारतकारी को किस तरह कंडक्ट करना है। एक मुख्तसर सा वक्फ़ा लेते हैं नाज़रीन, और फिर आकर बात करते हैं यूरोपियन पार्लियामेंट की जो करारदाद है उस पर मणिपुर के कॉन्टेक्स्ट में। हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेलकम बैक नाजरीन। पिछले 2 माह से भारत की रियासत है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मणिपुर, वहाँ पे जो कुछ हो रहा है आपने ख़बरों में, अखबारों में पढ़ा भी होगा और टीवी चैनल्स पे देखा भी होगा। इस वक्त वहाँ पे बड़ा वायलेंस हो रहा है ईसाइयों के ख़िलाफ़। वहाँ पे कुकी ट्राइब है ईसाइयों का, अक़लियत में है वहाँ पे, और जो वहाँ पे हिंदू हैं मेठी, वो इस वक्त उन्होंने निशाना बना रखा है ईसाइयों को। और पिछले 2 माह में तकरीबन 150 के लगभग ईसाइयों को वहाँ कत्ल किया जा चुका है। तकरीबन 50,000 के करीब जो हैं ईसाई वो बेघर हो चुके हैं, और इसी तरह 1700 घर जला दिए गए हैं मकानात ईसाइयों के, और तकरीबन 250 के करीब जो इतलात मिल रही हैं गिरजा घरों को जला दिया गया है, मसमार कर दिया गया है। तो ये हालात हैं। इन हालात को सामने रखते हुए 13 जुलाई को यूरोपियन पार्लियामेंट ने एक करारदाद मंजूर की, और उसमें हाईलाइट यही किया कि भारत में जो इस वक्त हो रहा है अक़लियतों के ख़िलाफ़, ये किसी तौर भी इसकी इजाज़त नहीं मिल सकती, और भारत की हुकूमत को चाहिए कि वो अक़लियतों का ख्याल रखे और जो उनके हकूक़ हैं उनको यकीनी बनाए। ये बड़ी चलिए अच्छी बात हुई कि यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट को कुछ तो ख्याल आया। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जो कुछ होता रहा है या हो रहा है उस पर तो वो नहीं जागे, या जो कुछ मुसलमानों के साथ होता रहा है या हो रहा है भारत में उस पर भी उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। अब चूँकि वहाँ पे ईसाइयों के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ हो रहा है तो अब यूरोपियन पार्लियामेंट, EU पार्लियामेंट जाग गई है। चलिए देर आयत दुरुस्त आयत, और उन्होंने करारदाद मंजूर कर दी। हमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि अब ये जो EU पार्लियामेंट ने जो करारदाद पास की, अब ये करारदाद तक नहीं रहेगी। अब ये जो 28 मेंबर स्टेट्स हैं यूरोपियन यूनियन के, वो अपने अपने तौर पे अपनी हुकूमतों को भी अब ये कहेंगे कि भारत इस मामले में भारत को अर्ज करें पब्लिकली या डिप्लोमेटिकली। लेकिन ये होता नज़र नहीं आता, क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन की मेंबर कंट्रीज़ की जो हुकूमतें हैं वो तो बड़ी एहतियात से काम ले रही हैं। अभी एक तरफ यहाँ EU पार्लियामेंट में ये करारदाद पास हो रही थी, और दूसरी तरफ भारत के वज़ीर आज़म फ्रांस का दौरा कर रहे थे। वहाँ बेस्टील जो मिलिट्री परेड होती है, उनका कौमी दिन है, उस कॉन्टेक्स्ट में वो वहाँ पे थे, चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया हुआ था। एक ज़माना वो था कि मोदी साहब को गुजरात मैसेकर्स के बाद वीज़ा नहीं मिलता था, वहाँ पाबंदी थी जाने की, लेकिन अब उनको चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया हुआ। चलिए ये भी क्या करें, रियल पॉलिटिक का हिस्सा है। दूसरी तरफ भारत ने जो है इस करारदाद पे रिएक्ट किया है, जो कि करना ही था, और भारत की वजारत ख़ारजा का ये कहना है कि जी ये जो करारदाद पास हुई है EU पार्लियामेंट ने की है, ये एक्चुअली उनका जो कॉलोनियल माइंडसेट है उसका इजहार होता है इससे, और ये भारत का अंदरूनी मामला है और भारत इस मामले में कोई इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेगा।
चलिए, अब भारत ने जो रिएक्शन दिया है, जो कॉलोनियल माइंडसेट की बात, तो चले मैं उससे इत्तेफाक कर लेता हूँ। जहाँ तक अंदरूनी मामले की बात है, इस पे थोड़ी सी तो समझता हूँ कि तजिया बनता है। देखिए, जिस दुनिया में हम रहते हैं, कोई मुल्क भी सॉवरन नहीं है। जब हम इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी सॉवरेंटी को कंसीड करते हैं। और किस तरह हम कंसीड करते हैं? हम जितने भी बैनुल-अक़वामी मुआहदे हैं या कन्वेंशंस हैं, आप मिसाल के तौर पर इंसानी हकूक़ के कन्वेंशंस को ले लीजिए, तकरीबन 27 के करीब इस किस्म के कन्वेंशंस हैं और हमने वो साइन किए हुए हैं। जब हम ये साइन करते हैं इस किस्म के मुआहदे, तो हम कुछ ना कुछ अपनी सॉवरेंटी कंसीड करते हैं, दुनिया को देते हैं कि जी इन मामलात में हम इंटरनेशनल जो लॉ है, तो जो भी इंटरनेशनल कन्वेंशन है, हम उसको फॉलो करेंगे, हम जो भी गुड प्रैक्टिसेस हैं हम उनको फॉलो करेंगे। चलिए, मान लिया कि ये भारत का जो मणिपुर में इस वक्त हो रहा है, भारत का इंटरनल मामला है, लेकिन क्या भारत की हुकूमत कोई संजीदा लगती है इस मामले को हैंडल करने के लिए? अभी तक तो हमने कोई ट्वीट या ऑफिशियल रिएक्शन नहीं देखा भारत के वज़ीर आज़म की जानिब से। होता है ना कि अगर कोई ऐसा वाक़या हो जाता है जहाँ पे अक़लियत एक लिहाज से उनके ख़िलाफ़ वायलेंस हो रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि बताए कि भाई ऐसा ना करें, बस बहुत हो गया, ये हमारे ही लोग हैं, इंडियंस हैं, भारतीय बाशिंदे हैं, ये हमारे अपने लोग हैं। लेकिन हमें कोई ट्वीट नज़र नहीं आता, जिसका मतलब ये हुआ कि भारत के वज़ीर आज़म खुद ही इनकरेज कर रहे हैं, एम्बोल्डन कर रहे हैं जो मेती ट्राइब है हिंदुओं के, कि आप इनके ख़िलाफ़ जारी रखें, क्योंकि और ये सबसे तकलीफ दे बात है। फिर दूसरी बात ये है कि भारत ने भी बेशुमार, जिस तरह पाकिस्तान ने साइन कर रखे हैं ह्यूमन राइट्स के कन्वेंशंस, भारत ने भी करता है, और भारत फिर ह्यूमन राइट्स काउंसिल का मेंबर भी है, और वहाँ पे जनीवा में तमाम मुल्कों को लेकर एक यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू होता है। कुछ सालों के बाद बारी आती है हर मुल्क की, और वहाँ बैठ के उस मुल्क का वज़ीर ख़ारजा या कोई भी आला जो लोग हैं वो जाते हैं और उन पे क्वेश्चंस होते हैं कि ये जी कन्वेंशन हुआ तो आपने इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या किया, ये अक़लियतों की ट्रीटी है, अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपने क्या किया। तो ये मेंबर कंट्रीज़ जाते हैं और वो जवाब देते हैं उन तमाम सवालों का। तो आपका ये भारत का ये कहना कि जी हमारा इंटरनल मैटर है, इंटरनल मैटर, देखिए हम बात आपकी तस्लीम कर लेते अगर आप वाकई कोई ऐसे इक़दामात लेते कि आप अपनी अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते, वो तो आप कर नहीं पाए, और जो आपकी कमिटमेंट्स हैं, ऑब्लिगेशंस हैं टूवर्ड्स इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल कम्युनिटी, वो भी आप पूरी नहीं कर पाए। और अगर ईयू पार्लियामेंट ने एक करारदाद पास की है तो आप आग बगोला हो गए कि जी ये तो हमारा इंटरनल मैटर है और ये कॉलोनियल माइंडसेट है और ये अभी तक भारत को एक कॉलोनी के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं। ये बात नहीं है दोस्त। मैं भारत से यही कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ी सी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, क्योंकि ये मामला इस तरह चल नहीं सकता। ठीक है, अगले साल आप इंतखाबात आ रहे हैं लोकसभा के, और भारतीय जनता पार्टी की ये ख्वाहिश है कि अक़लियतों के वोट तो उनको नहीं मिलेंगे, तो वो यही चाहते हैं, क्योंकि अगर 78-80% हिंदू आबादी है भारत की, तो उनकी ख्वाहिश यही है कि जी भारत जो हिंदू है वो तो कम अज़ कम वोट दे, और भारत में हिंदू वोट देता है अगर वो पाकिस्तान बैशिंग करे, कश्मीर बैशिंग हो, और अक़लियतों के ख़िलाफ़, ख़ास और मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक लिहाज से अगर आप फ्रंट खोल लेते हैं, तो फिर बीजेपी ने माजी में भी यही किया है। अभी देखिए ना, जो राम मंदिर गिराया इन्होंने, जो बाबरी मस्जिद गिराई 1992 में, या उसके बाद भी जो वाक़यात हुए हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़, उस पर बड़ा ज़बरदस्त बीजेपी ने इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स की है और वोट लिया भी है। गो के अभी तक अगर लेट्स से 40% से ज़्यादा वोट नहीं मिला। 2014 में तकरीबन 31% जो टोटल वोटर टर्न आउट था, 31% वोट मिला बीजेपी को, और पिछले जो इलेक्शंस हुए 2019 में उनको तकरीबन 37 से 38% वोट मिला। लेकिन चूंकि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज डिवाइडेड हैं, कोई अपोजिशन नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी को यही 40% तक वोट चाहिए,
और मेरा अपना ख्याल ये है कि इन तमाम वाक़यात के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का अगला जो इलेक्शन आ रहा है उसमें चांसेस यही हैं कि वो दोबारा बल्कि तीसरी बार मोदी साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे, क्योंकि इस वक्त जो अनलेस कि अपोजिशन इकट्ठी हो जाए, और जो कि मुमकिन नहीं लग रहा है इस वक्त। वो कि राहुल गांधी ने पिछले कुछ महीनों में, अब तो उनकी वो भी डिस्क्वालीफाई हो गए हैं एक्चुअली, पार्लियामेंट की जो उनकी मेंबरशिप थी वो भी ख़त्म की जा चुकी है, और वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो भी मुमकिन होता दिखाई नहीं देता। तो अगर अपोजिशन इकट्ठी नहीं होती तो फिर तो बीजेपी के लिए बड़ा मामला, मैदान साफ है कि वो दोबारा अगले साल दोबारा हुकूमत बनाए। लेकिन अगर अपोजिशन इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि अपोजिशन ख़ास तौर पे राहुल तो बहुत बातें करे, वो बल्कि मणिपुर गए भी थे, उन्होंने विज़िट भी किया था राहुल गांधी साहब ने, और वहाँ पे जो अक़लियत है ईसाइयों की उनसे मुलाकातें भी हुई, लेकिन उसका आया वो कोई पॉलिटिकल डिविडेंड ले पाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और ये देखना यही है कि आया अपोजिशन इकट्ठी होती है कि नहीं। लेकिन ये जो भारत का रिएक्शन था, मैंने कहा इस पर भी बात कर लूँ, क्योंकि भारत का ये वतीरा रहा है। अब बड़ा वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, हुब्रिस्टिक पावर हो गई, एरोगेंस बहुत आ गई है भारत में, और उसका ख्याल ये है कि क्योंकि वो इकनॉमिकली राइज कर रहे हैं और हर तरफ से, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो, वो उनको एक लिहाज से टेंडर कर रहे हैं, उनको वू करने की कोशिश करते हैं। तो भारत का ख्याल ये है कि वो कुछ भी कर ले तो दुनिया उसको पूछेगी नहीं। किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी लगती है, क्योंकि गवर्नमेंट्स तो जो हैं वो इस बारे में खामोश हैं, और कोई हमें अमली इक़दामात नज़र नहीं आते भारत के ख़िलाफ़। चाहिए तो ये कि भारत को रेप्रिमांड करे दुनिया, ये जो मामलात इस वक्त हो रहे हैं, ये यूनाइटेड नेशंस जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है वहाँ पे ये मामलात जाने चाहिए, और वहाँ पे ये इस पे डिस्कशन होनी चाहिए कि अक़लियतों के साथ क्या हो रहा है, वहाँ पे करारदाद पास होनी चाहिए। और बल्कि जिस तरह यूएन ह्यूमन राइट्स कमिश्नर ने 1918 और 2019 और 2018 और 2019 को कश्मीर के मामले में एक डेलीगेशन भिजवाने की बात की थी, तो ये भी चाहिए कि वहाँ पे भी जाए, मणिपुर जाए कोई डेलीगेशन यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमिश्नर को, वहाँ जाके हालात को ख़ुद देखे। और अगले इंतखाबात में भी बहुत धांधली के भी इम्कानात मौजूद हैं। पहले पिछले इंतखाबात में भी अपोजिशन ने इल्ज़ामात लगाए कि जो वोटिंग मशीन्स हैं वो काम नहीं कर रही हैं, उन पर उसमें धांधली हुई है। तो इस किस्म की चीज़ें दोबारा भी हो सकती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि भारत तो कहता रहेगा कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन जो डेमोक्रेसी के हालात हैं वो हम सब जानते हैं। भारत का एक और बड़ा रवैया होता है कि जी अगर कोई पाकिस्तानी बात करे तो पहले जी आप अपने मुल्क में देखिए, आपके अपने मुल्क में क्या हो रहा है, फिर हमारे मुल्क के बारे में बात करें। ठीक है, पाकिस्तान में भी कोई हालात कोई इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन कम अज़ कम हुकूमत की सतह पे इन वाक़यात को पजीराई नहीं मिलती या सपोर्ट नहीं मिलती। अगर हमारे यहाँ कोई ऐसा वाक़या हो जाता है जहाँ अक़लियत के लोगों को निशाना बनाया जाता है, उसकी वजूहात कुछ भी हों, तो कम अज़ कम हुकूमत फौरी तौर पे रिएक्ट करती है। और हमारी कोशिश यही होती है कि हम अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करें जो हमारे आइन में है। लेकिन भारत का मामला, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया, उल्टा है। वहाँ पे एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वहाँ पे तो इस वायलेंस को अबेट किया जाता है, इनकरेज किया जाता है कि आप करते रहिए, क्योंकि उस पर ही उनको एक लिहाज से वोट नज़र आता है कि इससे वोट मिलना है। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही मेरे ख्याल में काफ़ी है, और मैंने कोशिश की है कि हक़ाइक़ आपके सामने पेश करूं। इंशाअल्लाह अगले जुम्मे शब 10 बजे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।